गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में आरडीटी के अंदर हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और कुछ वेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। जैसे एक हमने स्टडी किया था PBR 322 क्या होता है आपका। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वी स्टडीड अबाउट PBR 327। ठीक है, फिर हमने जैसे PUC 8 की बात करी थी। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि लैग जी बेस प्लाज्मिड होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो वाइट कलर देते हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ब्लू। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था PGEM 3Z। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन करानी है क्लोन डीएनए की। ठीक है, तो ये सब जैसे जनरली प्लाज्मिड्स थे। फिर हमने एक वेक्टर पढ़ा था जो M13 बेस था। ठीक है, M13 बेस वेक्टर। ठीक है, M13 एक तरह से बैक्टीरियोफाज होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करता है। तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस फैक्टर में डाल के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, मेन हमने क्या देखा था ना, जो M13 का जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर आपके पास कोई जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस वेक्टर की हेल्प से आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कॉपीज बना सकते हो और उनको फिर आप डायरेक्टली सीक्वेंस कर सकते हो, या हमने एक पढ़ा था कि इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये सब वेक्टर हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो वेक्टर हम पढ़ेंगे वो है फाज लैम्डा। ठीक है, जैसे फाज लैम्डा एक, दैट इज योर बैक्टीरियोफाज लैम्डा। ठीक है, तो ये भी एक वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम वायरस के जीनोम को एडिट करेंगे, उसमें से जो भी नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उनको रिमूव करके अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर देंगे। और फिर वो जो आपका वेक्टर है जिसके अंदर आपका या जो वायरस का डीएनए है जिसके अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, उसको फिर बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराएंगे और अल्टीमेटली फिर उसकी कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बताया कि जो डीएनए है किसका, फाज लैम्डा का। ठीक है, दैट इज in the form in which it is isolated from the phage particle. It is a linear duplex molecule of about 48.5 किलो बेस पेयर। ये बैक्टीरियोफाज लैम्डा के डीएनए का साइज है। मतलब उसका डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, और उसका साइज है 48.5 किलो बेस पेयर। फिर वो कह रहा है एट ईच एंड आर शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड 5' projections of 12 nucleotides which are complementary in sequence and by which the DNA adopts a circular structure when it is injected into the host cell। क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो 5' एंड है, जैसे आपने एक बनाया ये 5 to 3 है, और दूसरा आपने मान लो ऐसे 3 to 5 बना दिया। ठीक है, जैसे ये 5' to 3' है, ये आपका 3' to 5' है। ठीक है, तो इसमें 5' एंड पे क्या करा है, प्रोजेक्शंस होती हैं 12 न्यूक्लियोटाइड्स की। क्योंकि ये डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है वहां पे जाके ये क्या हो जाता है आपका सर्कुलर। यहाँ पे लिखा ना, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस एंड बाय विच डीएनए अडॉप्ट्स ए सर्कुलर स्ट्रक्चर व्हेन इट इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। वैसे इसका डीएनए लीनियर है, बट जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर। दैट इज लैम्डा डीएनए नेचुरली हैज कोहेसिव टर्मिनाई विच एसोसिएट टू फॉर्म द कोसाइट। इन्हें हम कोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, functionally related genes of Arch lambda are clustered together on the map except for the two positive regulatory genes N and Q। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का ये जीनोम है। ठीक है, जैसे उसमें लेफ्ट में कोहेसिव एंड होता है, राइट में होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर आप जीन्स देख रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ जीन्स का रोल होता है जो हेड, जो कैप्सिड होता है, या जो बेसिकली आपका प्रोटीन कोड बनती है, टेल वाला पार्ट हो गया। तो अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ रीजन्स का रोल जैसे बता रखा है डीएनए सिंथेसिस के अंदर होता है, कुछ जीन्स का रोल होस्ट लाइसिस के अंदर होता है, इंटीग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा के ऊपर। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा पार्ट नॉन एसेंशियल है। जैसे ये देखो यहां से लेकर यहां तक नॉन एसेंशियल दिखा रखा है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल। तो आप इस वाले पार्ट को
यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेनली हम ना वैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा की पूरी लाइफ साइकिल होती है, इसको भी चलो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पर अभी हम इसको एज ए वेक्टर पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें मेनली हम दो जीन्स की बात करते हैं, क्रो होता है, एक सीआई होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, क्रो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटिक फेज के लिए। क्रो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइटिक फेज। एक्चुअली बैक्टीरियोफाज लैम्डा क्या होता है ना, या तो ये लाइसोजेनिक साइकिल दिखाता है या लाइटिक। लाइसोजेनिक में क्या होता है, जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, जैसे ई कोलाई का डीएनए है। अब फाज लैम्डा ने अपने डीएनए को इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, नाउ देर आर टू पाथ, वन इज लाइटिक, वन इज लाइसोजेनिक। In lysogenic path, what happens? This particular viral DNA, it gets integrate into the genome of the bacterial DNA. ठीक है, मे बी उनमें जो भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जो हुआ है, तो वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट हो गया, इसे बोलते हैं प्रोफाज। ठीक है, मतलब इसमें एक तरह से लाइसिस नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा एंड द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फाज डीएनए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया के डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो साथ में फाज के डीएनए की भी रेप्लिकेशन होगी। लेकिन लाइटिक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको उसको वो डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ही फाज का डीएनए आया तो बैक्टीरियल डीएनए डाइजेस्टेड और न्यू फाज बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले वो अपने डीएनए की कॉपीज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पहले अर्ली, पहले कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, फिर बाद में और प्रोटीन्स बनेंगे। तो एक तरह से बैक्टीरियोफाज का जब एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, उसके बाद होस्ट सेल का लाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये ना बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दो जीन्स बता रहा था, मेनली एक क्रो होती है और एक सीआई होती है। ठीक है, अगर बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो जब क्रो ऑन होती है, और यू कैन से जब सीआई ऑफ है, तब लाइसोजेनिक, तब लाइटिक साइकिल होती है अगर क्रो ऑन है। लेकिन अगर सीआई ऑन है तब कौन सा फेज होता है, लाइसोजेनिक। कौन सा फेज होता है, लाइसोजेनिक। तो एक लाइटिक फेज होता है, दूसरा कौन सा होता है, लाइसोजेनिक। अगर क्रो ऑन है तो लाइटिक है, अगर सीआई ऑन है तो कौन सा फेज होता है आपका, लाइसोजेनिक। ठीक है, आया समझ में ये। ठीक है, तो इसकी ना पूरी लाइफ साइकिल होती है बैक्टीरियोफाज लैम्डा की ना, तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। वो चलो जब हम लैम्डा की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम इसको एज ए वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है ना, अभी तक आपको हमने सिर्फ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये तो नॉर्मल साइकिल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, किसके अंदर, जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए है। ठीक है, तो जब उसकी कॉपीज बनेंगी तो साथ में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बनेगी। ठीक है, तो मतलब हम जो एक नेचुरल वे है ना, कि नेचुरली वायरसेस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करते हैं, अपने डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वायरस के डीएनए को ही एडिट करना है। उसमें से हमने नॉन एसेंशियल रीजन जो है, जिसके बिना भी वायरस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, हमने उस रीजन को रिमूव कर देना है। और आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट रीजन हमने क्या करना है, वहां पर अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है। क्योंकि ये सब क्लोनिंग की बात हो रही है, क्योंकि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या बनाना चाहते हैं, कॉपीज बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, कॉपीज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे हमें रोल भी बता रखे हैं, चलो थोड़ा सा इनके बारे में, इनके जो जीन्स हैं उनके बारे में देख भी लेते हैं। अब देखो उसने क्या लिखा है, जीन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द कन्वेंशनल लीनियर मैप कोड फॉर हेड एंड टेल प्रोटीन्स ऑफ द फाज पार्टिकल। कि जो लेफ्ट में है, जैसे अब देखो मान लो ये लेफ्ट है, तो यहाँ पर जो जीन्स हैं वो हेड और टेल प्रोटीन्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हेड एंड टेल प्रोटीन्स ऑफ द फाज पार्टिकल। Genes of the central region are concerned with recombination and the process of lysogenization, in which a circularized chromosome is inserted into its host chromosome and stably replicated along with it as a prophage। ठीक है, तो जो सेंट्रल रीजन में जीन्स है वो किससे कंसर्न्ड है, रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ लाइसोजेनाइजेशन इन विच द सर्कुलाइज क्रोमोसोम, लाइसो जो मतलब
रिकॉम्बिनेशन, जो सेंट्रल रीजन में जीन है वो रिकॉम्बिनेशन, और लाइसोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिसमें वायरस का जो क्रोमोसोम है वो होस्ट क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, एंड स्टेबली रेप्लिकेटेड अलोंग विद इट एज ए प्रोफाज, ठीक है। मच ऑफ द सेंट्रल रीजन इंक्लूडिंग दीज जीन्स इज नॉट एसेंशियल फॉर फाज ग्रोथ, और उसको हम डिलीट कर सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं विदाउट सीरियसली इंपेयरिंग द इन्फेक्शियस ग्रोथ साइकिल। देखो ना, वायरस की एक लाइफ साइकिल है, अगर आप ऐसी जीन्स को रिमूव कर दोगे जिसकी वजह से वायरस इन्फेक्ट ही ना कर पाए या आगे उसका डीएनए रेप्लिकेट ना हो, तो फिर तो आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में इंसर्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना होता है, ये ध्यान रखना है कि वी कैन रिमूव ओनली दैट पार्ट विच इज नॉन एसेंशियल, ठीक है। इट्स डिस्पेंसिबिलिटी इज क्रूशली इंपॉर्टेंट एज विल बिकम अपेरेंट लेटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव्स ऑफ द फाज, ठीक है। और भी ऐसे वेक्टर हैं जो हमने जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉस्मिड, कॉस्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड, और उसमें हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा की कोस साइट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को डेवलप कर रखा है। टू द राइट ऑफ सेंट्रल रीजन आर जीन्स कंसर्न विद रेगुलेशन एंड प्रोफाज इम्यूनिटी टू सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। अलग अलग जो यहाँ पे लिखे भी हुए थे आपके, जैसे यहाँ लिखा था ना एन, आपका लिखा हुआ है सी आई लिखा हुआ है, क्रो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद और पी, डीएनए सिंथेसिस, लेट फंक्शन रेगुलेशन एंड होस्ट सेल लाइसिस। तो अलग अलग जीन्स हैं क्योंकि लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीन्स का रोल है, ठीक है। जैसे वो है ना, पहले तो डीएनए बनाना है, फिर आपको प्रोटीन कोड भी बनानी है, फिर वो जो डीएनए जो आपका है उसको प्रोटीन कोड के अंदर आपने पैकेज भी कराना है, और उसके बाद आपने होस्ट सेल का क्या कराना है, लाइसिस कराना है, ठीक है। सो मच यूज ऑफ फाज लैम्डा हैज बीन मेड इन प्रोडक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खास बात क्या है, इसका ना कंपैरेटिवली इंसर्ट साइज बड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंसर्ट साइज बताए थे मैंने आपको, क्योंकि अभी तक हमने जिनके इंसर्ट साइज डिस्कस करे थे वो था M13 जिसका 1 to 4 था, ठीक है, प्लाज्मिड 1 to 5। अब देखो फाज लैम्डा, इसका इंसर्ट साइज अप टू 25 KB है, ठीक है ना। अभी तक तो आप मैक्सिमम 5 KB की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हो आप 25 KB की, ठीक है। तो जीन लाइब्रेरी बनाने का मतलब क्या होता है, आपको पूरे डीएनए की लाइब्रेरी बनानी है। जीन लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अ, किसी का भी डीएनए लिया, ठीक है, तो आपने उसके फ्रेगमेंट्स करे। अब आप सोचो ना, अगर तो आप 5-5 KB के फ्रेगमेंट हैं, तो आपको 5 वेक्टर, जैसे अगर हम 25 KB की बात करें, आप सिंपल सा फंड है ना, अगर पांच आपके पास 25 KB है टोटल, मान लो एग्जाम्पल है, अगर आपके वेक्टर का इंसर्ट साइज 5 KB है तो आपको 5 वेक्टर चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर आप 5-5 KB डालोगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, लैम्डा की, तो 25 KB आप एक ही वेक्टर में डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, फिर नंबर ऑफ वेक्टर्स का साइज कम हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, जब हम जीन लाइब्रेरी बनाते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं, अगर तो किसी का जीनोम साइज छोटा है, क्योंकि जीनोम साइज अगर छोटा है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कम बनेंगे, अगर छोटे फ्रेगमेंट्स करने हैं। लेकिन अगर किसी का जीनोम साइज बहुत बड़ा है, आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ई कोलाई का ले लेते हैं, ई कोलाई का साइज कितना होता है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, ठीक है। या इसको चलो मैं 5 मान लेता हूं कि 5 × 10⁻⁶ है, ठीक है। अब एक आप बनाओ 5 KB का, 5 KB का मतलब 5 × 10⁻3, ठीक है। तो आपके पास कितने फ्रेगमेंट्स बन गए, 1000, ठीक है। एक आप लिखोगी 5 × 10⁻⁶/25 कर दो, 25 × 10⁻3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 × 10⁻3/25, मतलब ये बनेंगे 200 आपके फ्रेगमेंट्स। मतलब अब 1000 अगर आप फ्रेगमेंट्स कर रहे हो तो वेक्टर भी आपको 1000 चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फ्रेगमेंट ही 200 है तो फिर आपको 200 ही वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जीनोम है वो कितना बड़ा है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन जीनोम है, वो तो उसमें तो बिलियन ऑफ बेस पेयर है, तो उसमें आप इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट, जैसे अब वही आप इसी फ्रेगमेंट की बात करो, हम अपना लिखते हैं 6.4 × 10⁻⁹, ठीक है, और नीचे आप लिख रहे हो 5 × 10⁻3, ठीक है। चलो इसको ऐसे इक्वल मान लो, तब भी आप देखो 10⁻6, 10⁻6 कितना हो गया, 10 लाख फ्रेगमेंट,
तो ह्यूमन फिर जिनोम में आप इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट नहीं करोगे ना, कहाँ 10 लाख फ्रेगमेंट्स को संभालोगे। लेकिन अगर यही फिगर मैं मान लो 5 × 10⁶ कर दूं फ्रेगमेंट का साइज, ठीक है, तो आप सोचो कि अगर ये 10⁹ हो गया, फिर तो आपके पास सिर्फ कितने फ्रेगमेंट्स आए, 1000 फ्रेगमेंट्स। तो जैसे ऑर्गेनिज्म का जिनोम का साइज बड़ा होता है ना, तो हमारा हमारा यही बेसिकली यही सजेशन, या आप उस वेक्टर को चूज करते हो जिस वेक्टर का इंसर्ट साइज बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था जो बैक और यैक है, उनका इंसर्ट साइज बड़ा होता है। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन जिनोमिक लाइब्रेरी आप उस वेक्टर को चूज करते हो। ठीक है, देखो अभी तक सिंपल सी बात ये हो रही है, आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनानी है। ठीक है, या जीन लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टोर करके रखना है। ठीक है, क्योंकि एज सच इतने बड़े जीनोम को तो आप कहीं पे स्टोर कर नहीं सकते। तो जब भी हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो यू ब्रेक डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो फ्रैगमेंट्स आते हैं, उन फ्रैगमेंट्स को आप वेक्टर में रखते हो, और वेक्टर को आप एक सुटेबल होस्ट के अंदर रखते हो। ठीक है, so for the cloning of long DNA fragments up to approximately 25 kilo base, much of the non-essential lambda DNA that codes for the लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, वो कहता है वो वाला पार्ट ना जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहता है उसको रिमूव कर दो, और उसकी जगह आप क्या लगा दो, फॉरेन डीएनए इंसर्ट। क्या लगा दो, फॉरेन डीएनए इंसर्ट। फिर वगैरह जो रिकॉम्बिनेंट फाज है उसको असेंबल करते हैं हम प्री फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन पार्टिकल, ए प्रोसेस टर्म्ड इन विट्रो पैकेजिंग। अब आपने वायरस तो का डीएनए निकाला, उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, बट ऑब्वियसली फॉर फर्दर इन्फेक्शन इनटू, अगर आपको बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन कराना है, तो पहले आप उसको उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाज के अंदर डालोगे। फिर वो जो न्यूली फॉर्म्ड फाज है उसको यूज करोगे बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, दैट हैव बीन प्लेटेड आउट ऑन अगार। ठीक है, तो पहले डीएनए तो आपको वायरस का निकालना पड़ेगा, उसमें नॉन एसेंशियल डीएनए रिमूव करना पड़ेगा, फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगाना पड़ेगा, फिर उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वायरल प्रोटीन पार्टिकल के अंदर उसकी पैकेजिंग करानी पड़ेगी, और फिर आपको उसको इन्फेक्ट कराना पड़ेगा, किसको, बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दो टाइप की वेक्टर की बात करा है, एक होते हैं इंसर्शन, एक होते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, इंसर्शन में तो सिंपली आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, कि आपके पास एक डीएनए है, आप उसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, जैसे ये देखो, इंसर्शन वेक्टर का एग्जांपल दे रखा है लैम्डा GT10। आपने डाइजेशन कराया, ठीक है, और उसके बाद आपने फ्रेगमेंट को लगा दिया। ठीक है, रिप्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, इसमें आप दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप एक फ्रेगमेंट को रिमूव करते हो, ठीक है, और फिर उसकी जगह नया डीएनए लगाते हो। ठीक है, मतलब इंसर्शन में आप ये कह सकते हो कि आपने रिमूव नहीं करा एक पार्ट ऑफ डीएनए, सिंपली इंसर्ट कर दिया। लेकिन जो रिप्लेसमेंट वेक्टर होता है, यू नीड टू रिमूव ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे हम स्टफर फ्रेगमेंट बोलते हैं, और फिर आप अपने डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन से। सो इन जनरल टू टाइप्स ऑफ लैम्डा फाज वेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड, इंसर्शन वेक्टर्स एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर। वो कह रहे हैं कि जो इंसर्शन वेक्टर हैं, क्योंकि उसमें से आप कुछ रिमूव तो कर नहीं रहे हो, तो वो कम डीएनए को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट टाइप होता है, सिंस द फॉरेन डीएनए इज मेयरली than the replacement type, since the foreign DNA is merely inserted into a region of phage genome with appropriate restriction site, जैसे lambda GT10, lambda caron 16A. With a replacement vector, a central region of DNA not essential for lighty growth is removed. ठीक है, जो कि लाइसोजेनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो लाइटिक के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, उसको आपने रिमूव करा बाय डबल डाइजेशन विद, फॉर एग्जाम्पल, EcoR1 and BAMH1. This leaves two DNA fragments termed right and left arms. The central stuffer fragment is replaced by inserting foreign DNA between the arms to form a functional recombinant lambda phage. ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल दे रखे हैं लैम्डा EMBL और लैम्डा ZAP। ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके रिप्लेसमेंट वेक्टर्स के। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब हम किसकी बात करेंगे, फाजमिट्स की। किसकी बात करेंगे हम, फाजमिट्स की। अब देखो फाजमिड नाम कहां से आया है। फाजमिड नाम आया आपके बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड से। ठीक है,
अब जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि कहता है वन ऑफ द फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स PEMBL, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये कैसे होते हैं, दे आर सिमिलर टू M13। M13 अभी हमने पढ़ा था जिसका DNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और वो उसको हम मेनली अगर हमें किसी डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड वर्जन चाहिए आइदर फॉर सीक्वेंसिंग और फॉर इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, तो उसके लिए हम M13 को यूज करते हैं, ठीक है। तो वगैरह कि प्लाज्मिड जो है दे आर वेरी सिमिलर टू M13 एंड रेप्लिकेट इन ए सिमिलर फैशन, ठीक है। वगैरह वन ऑफ द फर्स्ट plasmid vector PEMBL was constructed by inserting a fragment of another phage termed F1 containing a phage origin of replication and elements for its morphogenesis into the PUC8 plasmid, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि जो PMBL है उसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करा, बाय इंसर्टिंग ए फ्रेगमेंट ऑफ अनदर phage termed F1 containing a phage origin of replication and elements for its morphogenesis into a PUC8 plasmid, ठीक है। अब इसमें क्या ना, प्लाज्मिड के साथ साथ जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बैक्टीरियोफाज का है, ठीक है ना। यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन F1 का है और एलिमेंट्स किसके हैं, PUC8 प्लाज्मिड के। फॉलोइंग सुपर इन्फेक्शन विद हेल्पर फाज, ठीक है। जैसे इसमें एक हेल्पर फाज देते हैं, F1 ओरिजिन एक्टिवेट हो जाता है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, ठीक है। द फाज इज असेंबल्ड इनटू फाज कोट एक्सट्रूडेड फ्रॉम थ्रू द पेरिप्लाज्म एंड secreted into the culture medium in a similar way to M13, ठीक है। जैसे M13 भी तो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बना रहा था ना, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाएगा, ठीक है। वो कह रहा है विदाउट सुपर इन्फेक्शन द प्लाज्मिड रेप्लिकेट्स एज ए PUC टाइप 8 प्लाज्मिड। जैसे हमें ना एक और यहाँ पर हेल्पर फाज चाहिए होता है ताकि F1 ओरिजिन क्या हो आपका एक्टिवेट हो और वो सिंगल स्टैंड कॉपी बनाए, ठीक है। लेकिन अगर आप सुपर इन्फेक्शन नहीं करा रहे, जो फाजमिड होता है वो PUC8 प्लाज्मिड की तरह ही रेप्लिकेट करेगा एंड इन द रेप्लिकेटिव फॉर्म द DNA आइसोलेटेड इज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो हमने जो M13 के बारे में पढ़ा था ना, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, जैसे हमने ये बेसिक चीज डिस्कस करी थी, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हमने कहा था कि पहले वो एक रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिंगल स्टैंड कॉपी मिलती है, बट इसकी क्या था ना, इसका डिसएडवांटेज थोड़ा यही था कि इसमें इंसर्ट साइज जो था वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम स्कोप होता है। DNA का जो साइज है आपने देखा ना, सबसे 1 to 4 KB हमने लिखा बस, तो क्योंकि इसका जीनोम साइज पहले छोटा है। तो देखो क्या होता है ना, DNA डालने के बाद वो स्टेबल भी होना चाहिए, ये नहीं है कि आप DNA का फ्रेगमेंट तो आपने डाल दिया बट वो आगे कॉपीज ही ना बने तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अब वो क्या कह रहा है, जो फाजमिड है उसके अंदर है तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ साथ उसमें क्या है, जैसे प्लाज्मिड तो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आपने ऐसे एक प्लाज्मिड बना दिया, ठीक है। बट प्लाज्मिड के अंदर एक जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो एक फाज का है, एक F1 फाज लिखा उसने, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। हमें ना यहाँ पर एक सुपर इन्फेक्शन कराना पड़ता है, मतलब हमें एक और हेल्पर फाज चाहिए, ठीक है। कहता है अगर वो हेल्पर फाज अगर होगा, ठीक है, तब तो ये इसकी सिंगल स्टैंड कॉपी बनाएगा। लेकिन अगर हेल्पर फाज नहीं होगा तो फिर ये प्लाज्मिड जैसे डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म है ना, उसी तरह से रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर उसने स्पेसिफिकली लाइन लिखी है, अगर आप हेल्पर फाज दोगे तो डबल स्टैंडर्ड DNA की सिंगल स्टैंड कॉपीज बनेंगी, लेकिन अगर आप हेल्पर फाज नहीं दोगे, विदाउट सुपर इन्फेक्शन द plasmid replicates as a PUC type plasmid and in the replicative form the DNA isolated is double stranded, ठीक है। This allow further manipulation such as restriction, digestion, ligation and mapping। अब वो डिपेंड करना, मतलब इसमें दोनों ऑप्शन है, आपको DNA की सिंगल स्टैंड चाहिए वो भी मिल जाएगा अगर आप सुपर इन्फेक्शन कराओगे, लेकिन अगर आप सुपर इन्फेक्शन नहीं कराओगे तो फिर वो जैसे नॉर्मली आपका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है वैसे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। जैसे वो बता रहा है P ब्लू स्क्रिप्ट S के वेक्टर इज ए फाजमिड एंड कैन बी यूज इन इट्स ओन राइट एज ए क्लोनिंग वेक्टर and manipulated as if it were a plasmid. It may like M13 be used in nucleotide sequencing जैसे हमने बात करी थी and site directed mutagenesis, ठीक है। And it is also possible to produce RNA transcript that may be used in the production of labeled cDNA probe और राइबो प्रोब। मतलब आप अगर RNA भी बनाना चाहते हो, वही ना RNA बनाना तो फिर आपको प्रमोटर सीक्वेंस लगाना पड़ेगा, तो आप
आप आरएनए प्रोब भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप आरएनए प्रोब बनाना चाहते हो, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, तो अगर आप डीएनए से आरएनए बनवाना चाहते हो तो वो भी आप इस वेक्टर से बनवा सकते हो। ठीक है, लेकिन वजह से अभी इसमें फाजमिड का इंसर्ट साइज मैं आपको बताता हूँ, वो कंपेरेटिवली बड़ा होता है। इसमें फाजमिड का नहीं दे रखा है, अदरवाइज कंपैरेटिवली फाजमिड का इंसर्ट साइज बड़ा होता है। मैं एक बार एग्जैक्ट देख लेता हूँ। देखो क्या है ना, ये तो आपको पता है कि अलग अलग टाइप के वेक्टर बनते रहते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग भी वेक्टर को डिजाइन कर सकते हो। वेना इसका इंसर्ट साइज 10 से 15 KB लिखा हुआ है, जबकि नॉर्मली M13 का कितना था, 1 to 4 KB। ठीक है, इसका इंसर्ट साइज कितना बता रखा आपको, 10 to 15 KB। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कॉस्मिड बेस्ड वेक्टर। ठीक है, देखो कॉस्मिड नाम कहाँ से आया है, इसके अंदर आपका कोसाइट्स होते हैं किसकी, फाज लैम्डा की और प्लाज्मिड। ठीक है, वो कह रहा था वे in which the Faj lambda DNA is replicated is of particular interest in development of larger insert cloning vectors termed cosmid। ठीक है, कि जिस वे के अंदर फाज लैम्डा को हम रेप्लिकेट करते हैं वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट का है इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंसर्ट क्लोनिंग वेक्टर टर्म्ड cosmid। These are especially useful for the analysis of highly complex genomes and are an important uh, पार्ट ऑफ वेरियस जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट। जैसे इसकी भी जो अपर लिमिट हमने जो लैम्डा की लिखी थी वो थी 21, या मतलब वही 25 के मैक्सिमम हमने लिखी थी। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल जीन एंड द फैक्ट दैट मैक्सिमम लेंथ बिटवीन द टू कोस्ट इज 52 KB। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने अभी हमने फाज लैम्डा के जीनोम की बात करी थी, तो उसका साइज था 48.5 KB, यही साइज था, 48.5 किलो बेस पेयर। ठीक है, अब क्या होता है, एक कोसाइट इधर होती है, दूसरी कोसाइट उधर होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ना चलो आपने कुछ नॉन एसेंशियल रीजन को रिमूव कर भी दिया। ठीक है, अब ये होता है ना कि दोनों कोसाइट के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 52 KB तक हो सकता है। अब ये ना हो ना कि आपने रिमूव तो करा 10 KB, आप कहते चलो हम 40 KB डाल देते हैं। अब 10 KB रिमूव करने के बाद ये तो 38.5 हो गया, आपने इसमें 40 और ऐड कर दिया, वो तो 78.5 हो गया। तो 2 KB, दो को साइड के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है दिस इज बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है फॉर एसेंशियल जीन्स एंड द फैक्ट दैट मैक्सिमम लेंथ बिटवीन द कोस साइट इज 52 KB। Consequently, cosmid vectors have been constructed that incorporate the cosides from Faj lambda and and also the essential features of the plasmid, such as plasmid origin of replication, a gene for drug resistance, and several unique restriction site for insertion of DNA to be cloned। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, असेंशियल फीचर। जो कॉस्मिड वेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट करें उसमें हमने फाज लैम्डा की को साइड को हमने किसके साथ लगाया, प्लाज्मिड के साथ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर प्लाज्मिड का, ड्रग रेजिस्टेंस वाली जीन भी होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट भी होती है। ठीक है, वो कहता है जब हमें कॉस्मिड प्रिपरेशन को जब हमने लीनियरलाइज करा, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन, द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन and ligated to DNA for cloning. The products will include concatenators of alternating cosmid vector and insert। ठीक है, thus the only requirement for a length of DNA to be packaged into viral head is that it should contain co-sites the spaced the correct distance apart। मतलब co-site जो है ना वो करेक्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस ये स्पेसिंग आपकी 37 और 52 KB के बीच में हो सकती है। सच डीएनए कैन बी पैकेज इन विट्रो, अगर हमारे पास फाज के हेड प्रिकर्सर हो, टेल हो और पैकेजिंग प्रोटीन आर प्रोवाइडेड, सिंस द कॉस्मिड इज वेरी स्मॉल। क्योंकि कॉस्मिड क्या है ना, सिंपली प्लाज्मिड में आपने कोसाइट लगा दी, इसके अंदर आप 40 KB तक की लेंथ को भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, वंस इनसाइड द सेल द डीएनए रिसर्कुलराइज
पहले तो आपने जैसे वो वेक्टर जो है ना, मान लो प्लाज्मिड तो जैसे सर्कुलर होता है, ठीक है। तो आपने जब इसको लीनियर कर लिया, लीनियर करने के बाद ही आपने इसके अंदर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाला। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर गया तो ये दोबारा रिसर्कुलराइज हो गया, और फिर वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपका प्लाज्मिड की तरह। ठीक है, मतलब मेन कॉस्मिड वेक्टर का एडवांटेज यह है कि इसका इंसर्ट साइज बड़ा है। ठीक है ना, लैम्डा का इंसर्ट साइज आपने 25 केबी तक लिखा था, इसका इंसर्ट साइज मतलब अप टू 50 केबी, या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप डीएनए जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कॉस्मिड वेक्टर का इंसर्ट साइज कंपैरेटिवली और क्या होता है आपका, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात किया कॉस्मिड। देखो मेन आपको ना इंसर्ट साइज याद रखने हैं। देखो कॉस्मिड का उसने 35 to 45 तक लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि मेन यहाँ पर हमने देखना इंसर्ट साइज, जितना आपका आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज कितना है, आपने जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है, आपने ट्रांसक्रिप्शन करानी है, तो सब कुछ आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको क्या नीड है, अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं उस पर्टिकुलर वेक्टर को चूज करूंगा जिसके अंदर प्रमोटर सीक्वेंस हो, क्योंकि प्रमोटरी वो रीजन होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगता है, और उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक की। बैक क्या होता है आपका, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक क्या होता है आपका, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखो पहले यहां पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसके बारे में देखो क्या पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। देखो ये क्या लिखा है कि जो वेक्टर होता है वो रिलेटिवली क्या होता है आपका, सिंपल प्लाज्मिड है। ठीक है। विद ए रेप्लिकेशन ओरिजन, जैसे एक ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो रेप्लिकेशन को डायरेक्ट करता है। इसमें पार जीन्स होती हैं जो कहाँ से डिराइव हुई हैं, फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड कोल्ड एन एफ प्लाज्मिड, असिस्ट इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड टू डॉटर सेल्स एट सेल डिवीजन। जैसे होता है ना, अब एक से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं तो जितने भी प्लाज्मिड का नंबर है उतना ही प्लाज्मिड आपका, जैसे एक सेल में मान लो 10 प्लाज्मिड है तो 5 एक सेल में जाने चाहिए, 5 दूसरे सेल में जाने चाहिए। दिस इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ ईच डॉटर सेल कैरिंग वन कॉपी ऑफ द प्लाज्मिड इवन व्हेन फ्यू कॉपीज आर प्रेजेंट। जैसे दो कॉपी हैं तो एक एक में चला गया, दूसरा दूसरे में चला गया। ठीक है। द लो नंबर ऑफ कॉपीज इज यूजफुल इन क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बिकॉज इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर अनवांटेड रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट आर अनप्रिडिक्टेबली ऑल्टर लार्ज क्लोन डीएनए ओवर टाइम। ठीक है, जैसे कॉपी नंबर इसका कम बता रहा है। जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा था ना कि किसी का 15 होता है, किसी का 35 to 40 है। PUC 8 का तो हमने 500 to 700 लिखा था। तो लो नंबर ऑफ कॉपीज इज यूजफुल इन क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बिकॉज इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर अनवांटेड रिकॉम्बिनेशन। अब क्या होता है ना, रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर वो होगा ना, फिर जो आप जिस डीएनए को क्लोन करना चाहते हो क्या पता वो कहीं और चला जाए। ठीक है, दैट कैन अनप्रिडिक्टिवली ऑल्टर द लार्ज क्लोन डीएनए ओवर टाइम। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी तो डीएनए एज सच है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन से तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, तो उससे तो फिर आपका जो जो डीएनए आपने वेक्टर में डाला था वो ऑल्टर हो जाएगा। जैसे मान लो वेक्टर है, अब मान लो बैक्टीरिया के अंदर बड़े सारे वेक्टर्स हैं तो आपस में रिकॉम्बिनेशन होने लगी, और रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, फिर आपका जो क्लोन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑल्टर हो जाएगा। बैग के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जैसे एक लैग जी जीन होती है, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाती है। इट इज सिचुएटेड इन द क्लोनिंग रीजन सच दैट इट इज इनएक्टिवेटेड बाय क्लोन डीएनए इंसर्ट। जैसे इसके अंदर भी लैग जी जो है वहीं पर आप डीएनए को डालते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैग्स इनटू सेल्स बाय इलेक्ट्रोपोरेशन इज प्रमोटेड बाय द यूज ऑफ द सेल्स विद एन ऑल्टर्ड सेल वॉल, मतलब उसकी सेल वॉल थोड़ी ऑल्टर हो ताकि बैक्टीरिया इजिली बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर स्क्रीन फॉर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल। ठीक है। प्लेट्स
also contain a substrate for beta galactosidase that yields a colored product. Colonies with active beta galactosidase and hence no DNA is insert into the back vector turn blue. जैसे इसके अंदर भी वही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट आपकी ब्लू आएंगी, क्योंकि आप अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को कहां पे डालोगे, जहां पे लैग जी है, जैसा कि केस हमारा PUC8 वेक्टर के साथ था। ठीक है। कॉलोनीज विदाउट बीटा ग्लैक्टोसिडेज एक्टिविटी एंड दस विद द डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट आर वाइट। ठीक है। जिसके अंदर हमारा डीएनए इंसर्ट होगा वो हमें कैसी दिखेंगी, वाइट। ठीक है। जैसा अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे आप ये देखो, ये वही आपका बैक वेक्टर है जिसके अंदर क्लोनिंग साइट है। एक हमने पार जीन्स की बात करी, एक हमने कुलराम फेनिकोल रेजिस्टेंस की बात करी, ओरिजिन की बात करी। लार्ज फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट विद एप्रोप्रिएट स्टिकी एंड्स, क्योंकि अभी आप देखोगे कि इसका इंसर्ट साइज दैट इज अराउंड 50 to 300 किलो बेस पेयर। जो बैक होता है उसका इंसर्ट साइज कितना है आपका, 50 to 300 किलो बेस पेयर। 50 to 300 किलो बेस पेयर, विच इज कंपैरेटिवली, अभी तक आपने कॉस्मेट की बात करी थी उसका भी आपने वही लिखा कि अराउंड 40-45 तक। ठीक है। लार्ज फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट विद अप्रोप्रिएट स्टिकी एंड्स, इसको आपने इसमें इंसर्ट कर दिया और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बैक। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बैक। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपोरेशन एक तरह से टेक्निक होती है जिस हेल्प से आप डीएनए को डिलीवर करते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, डीएनए को डिलीवर करते हो किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है। अभी रिकॉम्बिनेंट बैग चला गया। अब वही सिलेक्शन का सेम प्रिंसिपल है, एक तो कोलराम फेनिकोल। अब क्या होगा, मेनली जिन बैक्टीरिया के अंदर ये वेक्टर है ही नहीं, वो तो वैसे ही किल हो जाएंगे कुलराम फेनिकोल पे। बट क्या होगा, कुछ रिकॉम्बिनेंट होंगे कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट कौन से होंगे, जिनके अंदर आपने लैग जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ कुलराम फेनिकोल रेजिस्टेंट सेल अगार कंटेनिंग कोलोराम फेनिकोल एंड सबस्ट्रेट फॉर बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो कॉलोनीज विद रिकॉम्बिनेंट बैग्स आर वाइट, क्योंकि उनके अंदर बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा नहीं, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनके अंदर बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा और वो कैसी देखने को मिलेंगे आपको, ब्लू कलर की। ठीक है। तो इसका भी प्रिंसिपल वैसे ही है जैसा हमने किसका पढ़ा था, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का। ठीक है। बट वहां पर जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं कुलराम फेनिकोल। क्या एक्शन होता है कुलराम फेनिकोल का, क्या पढ़ा था हमने कुलराम फेनिकोल के बारे में। किस चीज को इनहिबिट करता है कुलराम फेनिकोल। हम्म। कुलराम फेनिकोल किसको इनहिबिट करता है। क्लोराम फेनिकोल का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। हम्म। वहां पे किससे पूछेगा। हम्म। ये इनहिबिट करता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी इन प्रोकैरियोट्स। और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी किसके पास होती है, 23S राइबोसोमल आरएनए। इट इनहिबिट्स पेप्टाइडल transferase, which is your 23S ribosomal RNA activity in prokaryotes. और यूकैरियोट्स में कौन सी एंटीबायोटिक होती है आपकी, कौन सी एंटीबायोटिक होती है यूकैरियोट्स में, साइक्लोहेक्सिमाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। जैसे अभी तक जो हमने सारे वेक्टर पढ़े हैं ना वो सारे ई कोलाई में होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा M13 सर्कुलर होता है,
प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है। 5 लैम्डा उसका डीएनए लीनियर होता है, बट जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है वो भी सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, कॉस्मिड सर्कुलर, बैक भी सर्कुलर, बट यैक कैसा होता है आपका एक लीनियर क्रोमोसोम है ये, क्योंकि यही एक ऐसा वेक्टर है जिसका होस्ट सेल एक यूकैरियोटिक है, और इसका इंसर्ट साइज आप देख सकते हो 100 to 2000 KB। ठीक है, 100 to 2000 KB। अब देखो यैक के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब क्या होता है ना, जैसे अब एक एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, जैसे वैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो ओरिजिन है, ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, इसमें टीलोमियर्स होंगे, ठीक है, और इसमें भी सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, BAM H1 से डाइजेशन कराते हैं, ताकि पहले आप क्रोमोसोम को लीनियर कर दो। ठीक है ना, क्रिएट से लीनियर क्रोमोसोम विद टीलोमेरिक एंड्स। ठीक है ना, दोनों तरफ आपका टीलोमेर होगा, क्योंकि टीलोमेर का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, देखो ये वेक्टर होते हैं ना, ये हमने आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चलो कुछ कुछ आपके प्लाज्मिड होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरली होते हैं, बट ये हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा ना, एक जो यैक वेक्टर होता है, देखो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसने देखो क्या क्या लिखा आपका। कहता है जो एक यैक वेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आपका, उसके अंदर एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक सेंट्रोमियर है, 2 टीलोमियर हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। पहले आप डाइजेशन कराते हो BAM H1 और EcoR1, जिससे 2 सेपरेट डीएनए आर्म्स बनती हैं, ईच विद ए टीलोमेरिक एंड 1 सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो। जैसे आप ये देखो कि आपने पहले BAM H1 से कट कराया, फिर EcoR1 से कट कराया। EcoR1 ने 2 आर्म बना दी, एक ही आर दूसरी आर, एक तरफ एक टीलोमेर है, दूसरी तरफ एक दूसरा टीलोमेर है, एक तरफ एक सिलेक्टेबल मार्कर है, दूसरी तरफ दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर है। फिर जो फ्रैगमेंट्स हैं, वही है ना कि अब आप बड़े साइज के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको आप, जिनको हमने EcoR1 से जनरेट कराया है, उसको आप इसमें डाल दोगे। ठीक है, अब ये बन गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर ऑब्वियसली आपको इस क्रोमोसोम को किस में डालना पड़ेगा, ईस्ट के अंदर। ये लिखा ना, आप जैसे नॉर्मली ईस्ट का सेल लोगे, उसकी पहले आप उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद इसे बोलते हैं स्फीरोप्लास्ट, जैसे ईस्ट विदाउट सेल वॉल। और फिर आपका जो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, आप इसको ईस्ट में डाल दोगे। नाउ दिस इज द ईस्ट विद ए YAC क्लोन। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स बता रखे हैं। ठीक है, जैसे एक लिखा हुआ है TRP1 एंड SUP4। They are the genes commonly used in yeast genetics, particularly in the context of yeast artificial chromosome for cloning large DNA fragment. TRP1 एक जीन है जो कॉम्प्लीमेंट करती है म्यूटेशन को इन द ईस्ट होस्ट स्ट्रेन। जैसे ईस्ट हमने एक ऐसा यूज करा जिसमें कुछ म्यूटेशन है, अगर आपने, अगर उसके अंदर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा तो आपने TRP1 जीन दे दी, तो वो जो म्यूटेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अलोइंग सिलेक्शन ऑफ सेल जिनके अंदर यैक वेक्टर होगा। ठीक है ना, जैसे एक स्पेसिफिक जीन है जो आपके पास जो ईस्ट है उसमें उसमें म्यूटेशन है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उस ईस्ट के अंदर गया तो वो उस म्यूटेशन को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, SUP4 होता है एक, जो कि एक सप्रेसर टीआरएनए बनाता है। सप्रेसर टीआरएनए जीन है जिसको भी हम, दैट कैन बी यूज एज ए क्लोनिंग साइट। ठीक है, भले इसकी जगह आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो, एंड इट्स इनएक्टिवेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय कलर चेंज इन द ईस्ट कॉलोनी। जैसे ये एक सप्रेसर टीआरएनए वाली जीन होती है, तो ये भी एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। इसके अंदर आपने अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया तो फिर हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे एक URA3 होता है। ठीक है, TRP1 का कुछ ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड होता है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस से। URA3 होता है, ये भी एक तरह से, इसको भी आप एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो। और ऑर्टिडीन 5' फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज ये URA3 बनाती है, एक एंजाइम जो कैटेलाइज करता है वन ऑफ द स्टेप्स इन द बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और ये भी सिलेक्टेबल मार्कर होता है। ठीक है, तो TRP1, SUP4 एंड वन वी हैव URA3। ठीक है, मतलब इन इनमें से आपको जो भी है, इनको आप एज ए क्या यूज कर सकते हो, सेलेक्टेबल मार्कर्स।
सेलेक्टेबल मार्कर्स, TRP1, SUP4 एंड URA3, इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, और इसका इंसर्ट साइज एज यू कैन सी की सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वाई ए सी के बारे में। तो जैसे एक स्टेटमेंट क्या थी कि ये 1 MB तक फ्रैगमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 2000 KB, 2000 KB का मतलब क्या होगा, 2 × 10⁻⁶, और 10⁻⁶ मेगा बेस पेयर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही थी। एक सिंगल ईस्ट के अंदर एक से ज्यादा YAC हो सकता है। जैसे एक सिंगल ईस्ट है ना, उसमें आप एक से ज्यादा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है उसके अंदर। अब अगर है कि रीअरेंजमेंट्स जो होते हैं वो रेयर होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत थी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होती है ईस्ट के अंदर, रिकॉम्बिनेशन आपकी ईस्ट के अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या थी आपकी, इनकरेक्ट। और यैक्स हैव टू बी ट्रांसफर टू बैक्टीरिया फॉर सब्सिक्वेंट DNA मैनिपुलेशन। जैसे क्या होता है ना, एक शटल वेक्टर होता है। शटल वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो जिसमें इकोलाई का भी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, ईस्ट का भी है। अब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को तो हमने किस में डालना है, सीधा ईस्ट के अंदर। बट वो कहता है इसको पहले बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे अगर आपने इसको मैनिपुलेट करना है ना, तो पहले इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर। तो यैक्स हैव टू बी ट्रांसफर टू बैक्टीरिया फॉर सब्सिक्वेंट DNA मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सी थी कि जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं यैक्स के अंदर वो रेयर होती हैं। ठीक है, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन इज पुअर इन ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या थी आपकी, इनकरेक्ट थी। ठीक है, ठीक है। और जो ईस्ट होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो हैप्लॉइड, नॉर्मली अगर ईस्ट हैप्लॉइड है तो उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड में 32 होते हैं। ठीक है, तभी हमने कहा ना कि आप एक से ज्यादा याक उसमें हो सकता है। ऐसे नहीं है ना कि उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही हैप्लॉइड नंबर 16 होता है, डिप्लॉइड नंबर ईस्ट के अंदर कितना होता है आपका, 32। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे वेक्टर्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे सेकंड लेक्चर में, तो PBR322, PBR327, PUC8, PGM3Z, M13, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। लेकिन जो लैम्डा बैक्टीरियोफाज, पाजमिड, कॉस्मिड, बैक और यैक, वो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करे। तो ये हो गया आपके वेक्टर्स कंप्लीट।